अमेरिका आपकी आपकी अमेरिका की तारीख में जाएं तो 1898 में अमेरिका की एक बैटलशिप डूब गई थी हवाना के पानियों में। और उस वक्त क्यूबा जो था ये कॉलोनी थी स्पेन की। हम्म। और ये जहाज न हवाना ने डुबवाया न स्पेनियर्स ने हमला किया, खुद ब खुद डूब गया। और उसके बाद अमेरिकस ने कहा कि इसका बदला लेने के लिए अब हम हमला करेंगे। स्पेन ने कहा दुरुस्त। कि जनाब हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। अमेरिकन ने इनकार किया। हमला क्यूबा पे नहीं किया, फिर हमला जाके उन्होंने फिलिपाइन पे किया, बिकॉज उनको मनीला पोर्ट चाहिए थी अपने ट्रेड के लिए। तो हम्म। अब ये अपाची हेलीकॉप्टर हादसाती तौर पे गिरा या फायरिंग से गिरा, इसका कुछ पता नहीं। और आप किसी मुल्क के हुदूद के अंदर जाएं और अगर वो गिर भी जाए फनी खराबी की वजह से या फायरिंग की वजह से, तो उसके बाद आप हमला कर दें और कहें कि सीज फायर बहुत करीब है और मुआहदा भी बहुत करीब है, तो मेरा ख्याल है कि ये आप धूल चौंक रहे हैं। और दुनिया को मालूम है कि आप अंडर प्रेशर हैं इस वक्त। अमेरिकन डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, दुरुस्त। सोसाइटी है, इकोनॉमी है, वो इस वक्त आपके फेवर में नहीं है। बल्कि 58% का तो ये ख्याल है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप पे ट्रस्ट ही नहीं करते। बदकिस्मती से यूएस फॉरेन पॉलिसी इस वक्त क्राइसिस में है। हम्म। पहला क्राइसिस की वजह प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी पर्सनल इंस्टिंक्ट है। जिस तरह से उन्होंने जितने भी फिल्टर्स थे, एडवाइजर्स थे, उनको हटा दिया फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। वो समझते हैं कि जिस तरह वो कामयाब बिजनेसमैन है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी गवर्न कर लेंगे। दूसरा अलमिया यह है कि इजरायली लॉबी का वहां बहुत ज्यादा अमल दखल है और जो एवेलेंजिकल और नियो कॉन्स हैं वो भी उनके साथ हैं। और नीतनयाहू की हरकतें भी हैं जिसकी वजह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस में जा रही है। और दुरुस्त। तीसरी वजह जो है वहां पे अमेरिकन नियोकॉन्स की अजम्पशन है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर रोमन एम्पायर दुनिया पे रूल कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा हम्म। ख्याल है कि ये वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस नजर आ रहा है। और जो स्टेट डिपार्टमेंट है फ्रेंकली स्पीकिंग वो बहुत ज्यादा परेशान है। इवन रिपब्लिकन पार्टी परेशान है, कांग्रेस सही। परेशान है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी जो हमले हुए हैं, जिस आप भी कह रहे हैं कि इससे पहले आपने हमें तारीख जो है वो याद दिलाई कि किस तरह से जहाज़ जो है डूबा और उसका इल्ज़ाम, उसके ऊपर तहकीकात भी नहीं होने दी गई और उसी इल्ज़ाम के बदले में बदला लेते हुए उन्होंने जिस तरह से अटैक किया, क्योंकि वो भी उन्हें एक जजीरा चाहिए था। अभी इस वक्त भी लगता यही है कि ये प्री प्लान किया गया, वहाँ पर हेलीकॉप्टर का जाना, फिर उसका यूं निशाना बन जाना और फिर फिलफौर उसका जवाब दिया जाना। समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बयानात दे रहे हैं वो फिर सिर्फ बयानात की हद तक है, वो खुद भी शायद फंसे हुए तो वो हैं और उसके वो क्राइसिस में भी आ चुके हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वो भुगत रहे हैं, लेकिन जहनी तौर पर दबाव में होने के बावजूद भी वो जंग ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज़ वो इतनी जल्दी अगर ईरान और इसराइल को रोक रहे थे कि जंग को तूल ना दिया जाए या छेड़खानी ना की जाए, तो फिर खुद भी उन्हें ये अटैक नहीं किए जाने चाहिए थे। और इसका तो सेंटकॉम खुद इजहार भी कर रहा है कि उन्हीं की जानिब से किए गए हैं। तो फिर क्या समझते हैं कि जंग यूं ही जारी रहेगी, ये छेड़खानी है या बढ़ावा देने के मुतरादिफ है? डोनाल्ड ट्रंप खुद किस जगह पर खड़े हैं? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने 55 दफा ये फरमाया है कि ईरान को हमने डिफीट दे दिया है। वो समझते हैं 35 दफा उन्होंने ये फरमाया है कि ईरान मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, नेवी हमने तबाह कर दी है, एयरफोर्स उनके तबाह कर दी है, आर्मी तबाह कर दी है, लीडरशिप मार दी है। 38 दफा दुरुस्त। उन्होंने ये फरमाया है कि डील बिल्कुल करीब है और होने लगी है। और 25 दफा वो ये फरमाते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो खुल चुका है। अब मुझे आप बताएं कि कौन प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट को सीरियस लेगा। ये तो पैटर्न है उनकी स्टेटमेंट्स का। दुरुस्त। और वो जब स्टेटमेंट देते हैं उस वक्त देते हैं कि डील करीब है, जब उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा माउंट अप हो जाता है। मिसाल के तौर पे जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें भी बगावत की बातें आना शुरू हो गई हैं। बल्कि अब तो ये बातें भी शुरू हो गई हैं, कल से ये बातें अमेरिका में शुरू हो गई हैं कि वो मेडिकली अनफिट हैं, वो मीटिंग्स में सो जाते हैं। और ओह। ये बयानिया पहले से आ रहा था कि ऐन मुमकिन है कि मार्को रूबियो या उसके साथ जेडी वेंस साहब उनको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी अंदर रिजीम चेंज हो सकती है। और रिपब्लिकन्स ये चाह रहे हैं। और यही वजह है कि रिपब्लिकन्स ने जो वॉर रेजोल्यूशन आई है ज्वाइंट हाउस के अंदर और उससे पहले सेनेट के अंदर, उन्होंने साथ दिया है डेमोक्रेट्स की रेजोल्यूशन का। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अच्छा, इनके प्रेसिडेंट जंग ट्रंप के ने इख्तियारात भी महदूद कर दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। कितने इख्तियारात अभी भी उनके पास हैं? जंग को बढ़ावा किस हद तक दिया जा सकता है? और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि रिजीम चेंज का प्लान भी हो सकता है और इस बारे में भी गौर व खोज किया जा रहा है, तो अगर रिजीम चेंज की बुनियाद रख दी जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप बुखलाहट में भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनके पास इस वक्त भी कितने इख्तियारात हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं?
देखें, वार रेजोल्यूशन उस वक्त वीटो नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ट्रंप अगर उनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो। यहाँ पे 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है, वो अभी भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए दोबारा जो है उनको कांग्रेस से राब्ता करना पड़ेगा बाद में अप्रूवल लेने के लिए। तो मेरा ख्याल है एक किस्म का उन्हें सिग्नल दे दिया गया है कि हम इस वॉर में साथ नहीं है, बिकॉज 61% अमेरिकन समझते हैं, जो सर्वेज रिसेंट आई है, कि ये जंग हमारी नहीं है। इस जंग की वजह से हम दुनिया में तनहा हो चुके हैं और इजराइल इस जंग से फायदा उठा रहा है, और अमेरिका के जो मफादात हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या उसकी जो परसेप्शन है, वो दुनिया में डीरेल हो रही है। तो इस वजह से एक सिग्नलिंग दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप से, बिकॉज एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, कि ये जो आप कर रहे हैं इसके अंदर पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट होते नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने भी कई दफा इस बात का तस्करा किया है कि आई नो हाउ टू मैनिपुलेट द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। और इजराइल के बारे में तो खास बात यह है कि हम ये समझते हैं कि नेतन्याहू ही इसी पागलपन के दौरे का शिकार है। लेकिन इसके बाद जो अपोजिशन लीडर है नफ्ताली बेनेट, जिसके चांसेस अब बहुत ज्यादा हो गए प्राइम मिनिस्टर बनने के, उन्होंने भी फरमाना शुरू कर दिया है कि ईरान तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन अगली बारी तुर्की और मिस्र की है, बिकॉज वो हमारे लिए तो इनके इरादे यही हैं, ये सिलसिला रुकना नहीं है, इनकी पॉलिसी यही चलनी है, चाहे चेहरे बदल भी जाएं। लेकिन एक जंग तो जारी है अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान, जिसमें पूरी दुनिया की राय यह है कि इसमें ईरान अभी तक का फाते दिखाई देता है। एक और जंग अमेरिका और इजराइल के दरमियान भी चल रही है खींचातानी की हद तक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सियासी सर्वाइवल का दारोमदार ईरान जंग के खात्मे पर है और नेतन्याहू के सियासी मुस्तकबिल का दारोमदार इस जंग के जारी रहने पर है। तो कौन किसको जेर कर पाएगा अमेरिका और इजराइल के दरमियान इस खींचातानी में, आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? प्रेसिडेंट बाइडेन की वाइफ ने अपने मेमोयर लिखा है 2024 के अंदर। उन्होंने कहा कि जब नेतन्याहू आ रहे थे तो मैंने अपने शोहर बाइडेन से कहा कि आप स्ट्रांग खड़े रहें, एक आप ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। ये जितने भी प्रेसिडेंट हैं ये क्यों अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के सामने। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बड़ा क्लियर कट मैसेज है, और इस बात को तस्लीम करना है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं वो बड़े कमजोर नजर आते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के सामने, बिकॉज जो इजरायली लॉबी है वो अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन एजुकेशन, अमेरिकन मीडिया, इन 3 फील्ड्स के अंदर वो बहुत ज्यादा छाए हुए हैं और उनसे बाहर आप जा नहीं सकते। इवन हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने खुद मुझे इस बात का तस्करा बताया कि वहां पे अगर आप इजराइल के खिलाफ बात करेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते अमेरिका के अंदर। तो अब आप मुझे बताइए कि किस सूरत में प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है उनकी फोन के ऊपर तल्ख कलामी हुई, लेकिन एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इसके खिलाफ है। और इस बात का तज़किरा जॉन बीर शाइमर और वॉटसन ने अपनी किताब के अंदर किया है कि किस तरह से इजरायली लॉबी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को प्रो इजराइल बनाती है, जो कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इंटरनेशनल मोरालिटी के बिल्कुल बरखिलाफ है।